नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। लेखक है राजेंद्र शर्मा। स्वाधीनता का बेटा चंद्रशेखर आज़ाद। स्वाधीनता का बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। पिता का नाम? स्वाधीनता। घर? जेल खाना। ये सवाल थे एक मैजिस्ट्रेट के और जवाब थे एक 15 वर्षीय युवक के। मैजिस्ट्रेट विदेशी हुकूमत का प्रतिनिधि था और युवक था देश की स्वाधीनता का एक दीवाना। मैजिस्ट्रेट के सवालों में कठोरता का स्वर था और युवक के प्रश्नों में थी उस विदेशी हुकूमत के पिट्ठू के लिए घृणा, तिरस्कार और अपमान की भावना जो देश प्रेम से प्रेरित थी। यह घटना 1921 की है, जब महात्मा गांधी के पुकार पर विदेशी वस्त्रों आदि का बहिष्कार करने के लिए दुकानों के आगे धरना दिया जा रहा था। युवक था 15 वर्षीय चंद्रशेखर आज़ाद और मजिस्ट्रेट था अपने समय का एक कठोर प्रशासक पारसी खरेघाट। बनारस के बाजार में देश प्रेम में मतवाले स्त्री और पुरुष और बच्चे महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे। पुलिस पूरी बर्बरता से इस भीड़ की, जो तनिक भी हिंसक नहीं थी, लाठियों के प्रहार से तीतर बीतर कर रही थी। पुलिस ने एक बार आंदोलनकारियों का रास्ता रोकने के लिए ट्रक भी सड़क पर खड़े किए, पर भीड़ रोके न रुकी। भीड़ पर लाठियां बरस रही थी। तभी एक युवक ने सड़क के किनारे से पत्थर उठाया और एक निहत्थे नागरिक को बेरहमी से पीटने वाले पुलिस अफसर को निशाना बनाया। पुलिस अफसर जख्मी हो गया। युवक मौके से फरार हो गया, पर उस भागते हुए युवक के माथे पर लगा चंदन का तिलक एक पुलिसकर्मी की आंखों में गहरा उतर आया था। सर्दियों के दिन थे। पुलिस ने काशी के छात्रावासियों की तलाशी ली और आखिर वह युवक पकड़ा गया। रात को उसे हवालात में बंद कर दिया था। कड़ाके की सर्दी, न ओढ़ना न बिछोना। देर रात गए पुलिस के सिपाहियों ने उस युवक पर बदले की इस भावना से चुपचाप निगाह डाली कि देखे तो सही ठंड में कैसा ठिठुर रहा होगा। पर उनके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वह युवक दंड फैलते हुए पसीनों से नहा रहा था। यही साहसी निर्भीक युवक जब खरेघाट की अदालत में लाया गया, तब सिंह किशोर जैसा बेखौफ खड़ा था। खरेघाट ने उस युवक को, जो अपना नाम आज़ाद बता चुका था, 15 बेत मारने की सजा सुनाई। उन दिनों जेलों में एक खास किस्म के फ्रेम से, जिसे टिकटिकी कहते थे, बंदी को बांधकर उसकी पीठ पर बेतें लगाई जाती थी। चंद्रशेखर को भी इसी तरह बांधकर उसकी पीठ बेतों से लहूलुहान कर दी गई, पर उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। वह हर बेत के साथ भारत माता की जय का घोष करता रहा। बाद की बात में चंद्रशेखर की वीरता की चर्चा तमाम शहर में होने लगी। संध्या को विशाल जनसभा में उसका स्वागत हुआ। उसे फूल मालाओं से लाद दिया गया। जनता ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना क्रोध प्रकट किया। अगले दिन सवेरे पत्र में उसका चित्र छापा गया। चंद्रशेखर के घाव ठीक होने तक सराय गोवर्धन में गौरी शंकर शास्त्री ने उनकी बड़ी देखभाल की। जन्म और बाल्यकाल। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक गांव है भावरा। पहले यह अलीराजपुर नाम की छोटी सी रियासत में था। इसी ग्राम में पंडित सीताराम तिवारी के यहाँ 23 जुलाई 1906 सोमवार सावन शुक्ल द्वितीया संवत 1973 को चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। चंद्रशेखर उनके 5वें और सबसे छोटे पुत्र थे। यह पंडित सीताराम तिवारी के पिता कानपुर जिले के रहने वाले थे और स्वयं उनका बचपन उन्नाव जिले के बदरका गांव में बीता था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, इसीलिए तिवारी जी भावरा गांव में सिर्फ 5 रुपये मासिक पर एक बाघ की रखवाली करने के काम पर आ गए थे। बालक चंद्रशेखर अपने साथियों के बीच थानेदार डाकू का खेल खेलता था या फिर बंदूक और तीर कमान से निशानेबाजी करता था। छोटे मोटे जानवरों का शिकार भी करता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। स्कूल का बहाना करके वह घर से निकल जाता, लेकिन दोस्तों की टोली में बंदूक चलाने का शौक पूरा करता। एक बार उसके पिता ने उसके लिए बंदूक का ऐसा छोटा सा खिलौना भी खरीद दिया जो थोड़ी सी बारूद भरकर चलाया जा सकता था। चंद्रशेखर ने एक बार अपना खेल पूरा करने के लिए पिता के बाग से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच दिए और अपनी आमदनी से बंदूक का मसाला खरीद लिया।
तिवारी जी को जब इस चोरी का पता लगा तो उन्होंने बालक चंद्रशेखर की बेरहमी से पिटाई की, पर उसका निशानेबाजी से जो प्रेम हो गया था उसे कोई कम न कर सका। पिता की क्रूर पिटाई भी नहीं। बम्बई का जीवन। पिता के कठोर अनुशासन ने चंद्रशेखर को घर से भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। बंदूक तीर कमान से बालक का मन हटाकर उसे काम धंधे में लगाने के उद्देश्य से उसके लिए तहसील में एक नौकरी का प्रबंध कर दिया गया था, पर उसकी तबीयत तो जैसे बालपन से ही आज़ाद थी। एक दिन अवसर मिलते ही वह एक मोतियों के व्यापारी के साथ बम्बई चला गया, लेकिन दूर के ढोल सुहाने बम्बई का जीवन बहुत कठोर और उसके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल था। एक अन्य क्रांतिकारी श्री वैशंपायन ने चंद्रशेखर के बम्बई जीवन के विषय में लिखा है कि चंद्रशेखर को वहाँ जहाज़ों को रंगने वाले रंगसाजों के बीच काम तो मिल गया, पर रात को एक तंग कोठरी में बहुत से मजदूरों के बीच, जहाँ पसीने और बीड़ियों की दुर्गंध से हवा घुटी घुटी रहती थी, उनसे सोया नहीं जाता। वह अक्सर आधी रात तक सिनेमा देखते और कोठरी में तभी घुसते जब नींद का भूत पूरी तरह उन पर सवार हो जाता। कई दिनों तक वह सिर्फ मूंगफली और भेलपुरी खाकर पानी पीते रहे। बाद में वह एक होटल में खाना खाने लगे थे, पर नहाने की सुविधा भी उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलती। इसीलिए वह चोर बाजार, कबाड़ी बाजार से पुराने लेकिन धुले और लोहा प्रेस किए हुए कपड़े खरीद ले जाते, नहाकर उन्हें पहनते और फिर अगले इतवार को फेंक देते। बम्बई के इस कष्टदायक और मशीनवत जीवन से चंद्रशेखर जल्द ही उब गए। उन्होंने सोचा, ऐसा कष्टदायक और नीरस जीवन बिताने से अच्छा था कि अलोराजपुर में ही रहता। नौकरी तो वहाँ भी तहसील में मिल ही गई थी। इसी आत्मचिंतन ने चंद्रशेखर को बम्बई से वापसी के लिए प्रेरित किया। उनके मन में संस्कृत पढ़ने की उत्कट इच्छा जागी और वह काशी जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गए। बनारस में उन्नाव के श्री शिव विनायक मिश्र से उनकी अनायास ही भेंट हो गई। श्री मिश्र चंद्रशेखर के परिवार से परिचित थे। उन्होंने अपने प्रभाव से चंद्रशेखर को एक संस्कृत पाठशाला में प्रवेश दिला दिया। बाद में काशी के सुप्रसिद्ध देशभक्त श्री शिव प्रसाद गुप्त ने चंद्रशेखर की पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था और उनके रहने का प्रबंध भी कर दिया था। लेकिन देश में जो स्वाधीनता आंदोलन की लहर चल रही थी, उसने युवा चंद्रशेखर को ऐसा झकझोर कर रख दिया था कि पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लग पाया। यह 1922 की बात है। काशी में बंगाल के कुछ क्रांतिकारी युवक प्रसिद्ध देशभक्त श्री राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक गुप्त संगठन के रूप में काम कर रहे थे। इसी संगठन के दो सदस्यों श्री प्रणवेश चैटर्जी और श्री मनमथनाथ गुप्त से चंद्रशेखर आज़ाद की भेंट हो गई थी। श्री आज़ाद ने इस दल के विषय में सुन रखा था और वह इसमें शामिल होने के लिए उतावले थे। श्री गुप्त और श्री चैटर्जी ने उनकी भेंट श्री बिस्मिल से करा दी और बिस्मिल ने उन्हें अपने गुप्त संगठन का सदस्य बना लिया। निडर निशानेबाज। गुप्त क्रांतिकारी संगठन में चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका के विषय में लिखने से पूर्व उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना अच्छा होगा जिनसे यह पता लगता है कि चंद्रशेखर में निडरता और अचूक निशानेबाजी के संस्कार जन्मजात थे। बालपन में भावरा गांव में ही एक बार दिवाली के अवसर पर बच्चे जब पटाखे जला रहे थे तो चंद्रशेखर ने बड़ी प्रसन्नता से पटाखों की एक पूरी लड़ी में ही आग लगा दी ताकि एक साथ कई धमाकों की तेज आवाज़ हो। धमाकों की तेज आवाज़ तो हुई, पर चंद्रशेखर की हथेली बुरी तरह जल गई। उसके साथी सहम गए। उसकी मरहम पट्टी के लिए किसी जर्रार हकीम के पास जाने की सलाह की गई, पर चंद्रशेखर ने बड़ी आसानी से कह दिया, मामूली चोट है, आप ही ठीक हो जाएगी। यह घटना उनकी बहादुरी और सहनशीलता का परिचय देती है। एक बार आज़ाद की निडरता की बड़े विचित्र ढंग से परीक्षा ली गई। हुआ यह कि दल में नए सदस्य भर्ती करने के उद्देश्य से आज़ाद ने भगवान दास माहौर को ग्वालियर भेज दिया था। वह वहाँ कॉलेज में दाखिल होकर हॉस्टल में रहने लगा। आज़ाद उसके कार्य की प्रगति को आंकने के लिए स्वयं ग्वालियर गए। उन्हें वहाँ छात्रावास में ही ठहराने का प्रबंध था, लेकिन वहाँ के कुछ छात्रों ने माहौर के मना करने के बावजूद आज़ाद को भूत लीला से डराना चाहा। माहौर ने दूसरे छात्रों को बताया था कि यह मेरे झांसी के मित्र हरिशंकर है
माहौर ने किसी तरह आज़ाद को छात्रों की शरारती प्रकृति का ब्यौरा देकर उनका माउजर पिस्तौल एक वक्त में बंद कर दिया और बक्स की चाबी आज़ाद को ही दे दी थी। वास्तव में माहौर को डर था कि कहीं भूत लीला के हंसी मजाक में आज़ाद किसी पर गोली न चला दे। गर्मी में सभी छात्र बाहर खुले में सो रहे थे। काफ़ी रात गए, इधर उधर से विचित्र आवाज़ें आने लगी। एक छात्र ने भय से चीखने का अभिनय किया और भूत भूत चिल्लाते हुए आज़ाद की चारपाई पर गिर पड़ा। अब आज़ाद उठ गए। देखा, इधर उधर कुछ पेड़ों से अंगारे बरस रहे थे। एक पानी की टंकी से भी रह रहकर प्रकाश कौद उठता। उधर गैस प्लांट के पास भी शोले उठने लगे। आज़ाद ने जब पूछा, यह सब क्या है, तो कुछ छात्रों ने कहा, यह भूत बाधा है, पर आज़ाद को विश्वास न हुआ। वह बोले, यह सब कुछ शरारत है, भूत भूत कुछ नहीं होता। बस वह पेड़ के पीछे जाकर खड़े हो गए और गिरते हुए अंगारों को देखते रहे। फिर एक पत्थर उठाकर उन्होंने पेड़ पर निशाना साधा। एक हंडिया से टपकने वाला जलता हुआ फास्फोरस नीचे आ गिरा। इधर उधर भूत लीला का जो उपद्रव हो रहा था वह भी तुरंत शांत हो गया और वातावरण छात्रों के ठहाकों से तुरंत ही सहज हो गया। पर इससे आज़ाद की धैर्य और निडरता की प्रकृति का परिचय भी सहज ही मिल जाता है। सिंह का शिकार। एक बार काकोरी कांड 1925, जिसमें रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटा गया था, के बाद आज़ाद दतिया चले गए। पैसे से हाथ तंग था। वहाँ 2-3 दिन बाद राजा साहब से आज़ाद की भेंट हो गई। आज़ाद से जब परिचय पूछा गया तो उन्होंने बताया, ब्राह्मण हो, काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा देकर आया हो। माता पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया। मामा ने पढ़ाया है। राज साहब ने उनके ठहरने व भोजन का इंतजाम कर दिया। एक दिन राजा साहब ने चांदमारी के लिए चलने की आज्ञा दी। उनका एक चौमुंडा नामक राजपूत मशहूर निशानेबाज माना जाता था। आज़ाद ने उससे कहकर चांदमारी में शामिल होने की अनुमति ले ली। एक राइफल भी उन्हें मिल गई। चांदमारी में जब आज़ाद ने 5 अंक जीत लिए तो चौमुंड बड़ा हैरान हुआ। राजा साहब ने 5 रुपये, एक दुपट्टा और एक साफा पुरस्कार में दिया तथा 30 रुपये मासिक की वृत्ति भी बांध दी। एक दिन यही चौमुंड बोला, चलो पंडित जी, जंगल की तरफ घूम आए। ये लोग झांसी की ओर 3-4 मील निकल गए। वापिसी में झांस गिर आई। थोड़ी ही देर में सामने से एक शेर मस्तानी चाल में आता दिखाई दिया। चौमुंड डर के मारे तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। आज़ाद को भी उसने पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा, पर आज़ाद ने तो राइफल से निशाना साधा और गोली दाग दी। गोली शेर का माथा छेद कर निकल गई। वह ढेर हो गया। चौमुंड का पेड़ के ऊपर से ही पेशाब निकल गया, पर राजा साहब ने उसे डिंग मारकर कहा कि शेर उसने ही मारा था। आज़ाद ने भी इसका विरोध नहीं किया। वह नहीं चाहते थे कि राजा साहब पर यह भेद कि वह एक गुप्त क्रांतिकारी दल के सदस्य है खुल जाए। उन्होंने अपना नाम भी वहाँ हरिशंकर ही बताया था। जैसे वीर अर्जुन के विषय में यह एक कथा प्रसिद्ध है कि उन्होंने दूर पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को अपने निशाने का लक्ष्य बनाकर गुरु द्रोणाचार्य सहित अन्य पांडवों को भी चकित कर दिया था। उसी तरह की एक घटना चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी हुई थी। झांसी के ही निकट जब वे एक जंगल में कुछ क्रांतिकारी साथियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण दे रहे थे, तब उनसे 15 गज दूर एक वृक्ष के नन्हे पत्ते को निशाना बनाने के लिए कहा गया। चंद्रशेखर ने बंदूक से गोली छोड़ दी, पर सभी साथी एक साथ बोल पड़े, निशाना चूक गया। चंद्रशेखर ने एक एक करके 5 बार गोली चलाई, पर पत्ता जैसा कि निशाना लगाने के स्थान से दिख रहा था, हिला तक नहीं। तब चंद्रशेखर स्वयं हैरान कि निशाना खाली कैसे जा रहा है। आखिर सभी साथी पेड़ के निकट गए। वहां जाकर देखा तो वह नन्हा सा पत्ता 5 जगह से छलनी हुआ पड़ा था। ऐसा था उनका अचूक निशाना। फरारी का जीवन। चंद्रशेखर आज़ाद अपने फरारी के जीवन में प्रायः पहुंचाने नहीं गए। उनके एक क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा ने लिखा है कि कुछ लोगों की आकृतियां रास्ता चलते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फरार जीवन में आकृति की यह विशेषता प्रायः अभिशाप बन जाती है। आज़ाद अपने तगड़े गठे हुए जिस्म के बावजूद इस अभिशाप से बरी थे। वे जनेऊ, धोती, चोटी के साथ भागवत की एक पोथी लेकर कथावाचक बन सकते थे।
सादी टोपी और साधारण धोती कुर्ता पहनकर रोजगार चलाने वाला बनिया बन सकते थे। मोटी धोती में किसी संपन्न परिवार का घरेलू नौकर बन सकते थे और खाकी वर्दी पर बेल्ट लगाकर पुलिस के दरोगा बन सकते थे। काकोरी केस के फरार अभियुक्त से पहली बार परिचय होने पर शिव वर्मा ने उनका नखशिख वर्णन करते हुए लिखा है, सांवला रंग, गठा हुआ तगड़ा जिस्म, औसत लंबाई से कुछ नाटा कद, छोटी तेज चुपती हुई आंखें, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग। यह काकोरी केस के फरार अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद थे। एक बार घरेलू नौकर की भूमिका का निर्वाह उन्होंने किस खूबी से किया, इसका भी एक किस्सा है। कानपुर में वे एक वक्त एक कांग्रेसी के यहाँ ठहरे हुए थे। यह सज्जन लेन देन का व्यापार करते थे। सलूनों का दिन था। इन महाशय की पत्नी, जिनके पास लड्डुओं का थाल लिए खड़ी थी, भाई के यहाँ राखी बांधने के लिए जाने की तैयारी थी, तब अपनी मैली धोती बांधे चंद्रशेखर आज़ाद भी वहीं खड़े थे। संयोग से तभी नीचे से किसी ने सीढ़ियों में चढ़ते हुए आवाज़ दी, आ सकता हूँ। यह एक पुलिस का दरोगा था। यह दरोगा कांग्रेस के साइक्लोस्टाइल में पर्चे छापने वाली मशीन की तलाश में पहले भी वहाँ कई बार आ चुका था। उसे आते देख लालाजी की पत्नी ने डांट कर आज़ाद से कहा, उठा बे थाल, भाई के यहाँ जाने को देर हो रही है। बस चंद्रशेखर ने थाल सिर पर रख लिया। गुरु स्वामिनी ने दरोगा जी की ओर देखकर निसंकोच भाव से कहा, आज सलूनो है, भैया के यहाँ जा रही थी, पर पहले आपके ही हाथ में राखी बांधूंगी। दरोगा जी के राखी बांधकर गुरु स्वामिनी ने फिर आज़ाद को डांटा, अबे ओ उल्लू, थाली नीची कर। आज़ाद ने ओठ बिचका कर थाली नीची की और उस महिला ने 2 लड्डू उठाकर दरोगा जी के हाथ पर धर दिए, 4 उनके रुमाल में भी बांध दिए। दरोगा साहब मकान में भीतर घुस गए और नौकर बने आज़ाद अपनी मालकिन के साथ घर से बाहर। असफल डाका। प्रणवेश चटर्जी और मनमनाथ गुप्त की सहायता से जब चंद्रशेखर आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी दल में दीक्षित हो गए तो उन्होंने दल की गतिविधियों में पूरी ईमानदारी और वफादारी से काम करना शुरू किया। दल का कार्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता बराबर बनी रहती थी। ऐसे ही संकट के एक वक्त में इस दल ने फतेहपुर के पास एक धनी जमींदार के यहाँ डाका डालने की योजना बनाई। चंद्रशेखर का भी विचार था कि ये पूंजीपति मांगने से धन नहीं देंगे, इनका धन छीन कर ही देश के काम में लगाना चाहिए। लेकिन ऐन डाके के वक्त चंद्रशेखर का उत्साह फीका पड़ गया और डाका असफल रहा। कारण यह था कि चंद्रशेखर सिद्धांततः स्त्रियों पर हाथ उठाने या उन्हें सताने के विरुद्ध थे। चंद्रशेखर जमींदारों के परिवार के लोगों को पिस्तौल की नोक पर एक स्थान में घेरे खड़ा था। स्त्रियां रोती जाती थी और चिल्ला भी रही थी। दल के सदस्य लूटपाट में लगे थे, लेकिन स्त्रियों की चीख पुकार बढ़ते जाने पर भी चंद्रशेखर ने उन पर कोई हमला नहीं किया, न ही उनसे कोई कड़े शब्द कहे। यह देखकर एक स्त्री ने हिम्मत करके चंद्रशेखर के कुछ थप्पड़ जड़ दिए, पर उसने तब भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। जब वह महिला इनकी पिस्तौल छीनने की कोशिश करने लगी तो यह सावधान हो गए। इनके अन्य साथी घर से बाहर जा चुके थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इन्हें लौटने के लिए पीछे मुड़े और इन्हें ललकारा। इस डाके में विशेष सफलता न मिलने से पंडित जी निराश थे, पर उन्हें स्त्री पर हाथ न उठाने के चंद्रशेखर के निश्चय से कोई खीज नहीं हुई। उल्टे उन्होंने चंद्रशेखर की भावना को सराहा, पर चंद्रशेखर स्वयं इस अपमान से भीतर ही भीतर कुंठित हो गए। मठाधीश हरिशंकर उनकी इस हीन भावना से उबारने का रास्ता बताया दल के एक सदस्य रामकृष्ण खत्री ने, जो साधु वेश में हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ का ही कार्य करते थे। उन्होंने बताया था कि गाजीपुर में एक महंत की गद्दी है, वहाँ अपार धनराशि और अचल संपत्ति है। गादी के स्वामी महंत बीमार है और मरणासन्न भी, इसलिए यदि चंद्रशेखर उनका चेला बन जाए तो गद्दी की संपत्ति पर जल्द ही दल का अधिकार हो जाएगा। दल का अनुशासन मानने में आज़ाद हमेशा आगे रहते थे, इसीलिए हृदय से न चाहते हुए भी उन्होंने दल का फैसला मानकर गाजीपुर के महंत का शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। चंद्रशेखर में उस महंत को वे सभी गुण दिखाई दिए जो वे अपने उत्तराधिकारी में देखना चाहते थे। फिर साधु रामकृष्ण ने भी उन्हें अच्छी तरह विश्वास दिला दिया था,
लेकिन कुछ ही दिनों में चंद्रशेखर ने अपने दल को सूचित कर दिया कि महंत जल्द ही मरने वाला नहीं है। वह तो भर पेट भोजन करता है, कसरत करता है और सेरो दूध पी जाता है। आज़ाद ने यह निवेदन किया था कि इस बखेड़े से उसे जल्दी छुट्टी दिला दी जाए। दल की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रश्न था, इसलिए दल के 2 सदस्य मनमथनाथ गुप्त और गोविंद प्रकाश चंद्रशेखर को समझाने वहां गए। उन्हें आज़ाद से मिलकर लौटते वक्त यह विश्वास हो गया था कि वह महंत के उत्तराधिकारी बने रहेंगे, लेकिन उनके वापस आने के कुछ ही दिनों बाद चंद्रशेखर एक दिन चुपचाप गाजीपुर का आश्रम छोड़ गए। उनके फरारी जीवन में कई अवसर ऐसे आए जबकि वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर उसके सामने से साफ निकल गए। लाहौर छोड़ते वक्त भी ऐसा ही तमाशा हुआ था। सैंडर्स वध के बाद 20 दिसंबर 1929 को सरदार भगत सिंह अंग्रेज साहब की वेशभूषा में बाल कटाकर और फेल्ट हैट लगाकर दुर्गा भाभी और सेवक के वेश में राजगुरु के साथ लाहौर से जिस तरह साफ बाहर आ गया था, उसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद भी राम नामी दुपट्टा ओढ़कर मथुरा के पंडा बने और भक्त मंडली के साथ उसी गाड़ी में बैठकर मथुरा आ गए। लेकिन उनकी इस फरारी के विवरण एक जैसे नहीं हैं। एक साथी शिव वर्मा के अनुसार 25 दिसंबर 1929 को सुखदेव की माताजी, एक बच्ची और किशोरी लाल इन 3 को साथ लेकर मथुरा के लिए रवाना हुए थे। इन चारों के लिए लाहौर से मथुरा के 3.5 वापसी टिकट खरीदे गए थे। हनुमान के भक्त। अपने फरारी जीवन में ही चंद्रशेखर आज़ाद एक बार झांसी के समीप सातारा नदी के तट पर कुटिया बनाकर ब्रह्मचारी के रूप में रहे थे। नाम था हरिशंकर ब्रह्मचारी। इनके पास ढिमरपुर गांव के लोग सत्संग और दीक्षा के लिए आने लगे थे। वे ही लोग आज़ाद के भोजन व अन्य सुविधाओं का ध्यान रखते। आज़ाद बड़ों को रामायण सुनाते और बच्चों को अक्षर ज्ञान कराते। यह रहते हुए चंद्रशेखर ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ा दी। ढिमरपुर का नंबरदार उनका पक्का भक्त बन गया था। उसने साइकिल की सुविधा भी जुटा दी और चंद्रशेखर साइकिल पर झांसी आने जाने लगे। पंजाब व उत्तर प्रदेश के साथियों से उनका संपर्क भी हो गया था। एक बार पड़ोस के गांव में कत्ल की वारदात हो गई। पुलिस ने ब्रह्मचारी का भी ठौर ठिकाना पूछा। आज़ाद ने शांत भाव से उनका समाधान कर दिया। साधु तो सदा आज़ाद रहते हैं, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। इस तरह का सवाल करने से साधुओं का व्रत टूट जाता है, इसलिए भविष्य में किसी साधु से ऐसा सवाल नहीं करना। आज़ाद का यह उत्तर पाकर वे लौट गए। ऐसे ही एक बार जब वे झांसी से एक अन्य साधु के साथ सातारा नदी के किनारे अपनी कुटिया की तरफ लौट रहे थे, तो मार्ग में 2 सिपाहियों ने उन्हें रोक कर पूछा, क्या तू आज़ाद है? आज़ाद ने बिना कोई घबराहट दिखाए दार्शनिक भाषा में उत्तर दिया, साधु तो सदा ही आज़ाद होते हैं, दूसरा कोई होता तो अपना नाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता। पर सिपाही उनके साथ उत्तर से संतुष्ट न होकर उन्हें थाने ले जाने की जिद करने लगे। इस पर चंद्रशेखर ने पहले तो हनुमान जी की पूजा में देरी होने का बहाना लगाया, पर जब किसी तरह सिपाही मानने को तैयार ही नहीं हुए तो आज़ाद ने तनिक गुस्से से कहा, तुम्हारे थाने के दरोगा से हनुमान जी बहुत बड़े हैं, तुम मानो अपने दरोगा का कहना, मैं तो अपने हनुमान की आज्ञा मानूंगा। यह कहकर चंद्रशेखर आनन फानन में वहां से 9-2-11 हो गए। इसके बाद उन्होंने सातारा नदी की वह कुटिया छोड़ दी। थाने से वापसी, पुलिस की नौकरी। आज़ाद फरारी के दिनों में पुलिस द्वारा पहचाने नहीं जा सके। इसका एक कारण यह भी था कि कानपुर CID के पास उनकी पहचान वाला कोई नहीं था, न ही उनका कोई फोटो या हुलिया पुलिस के पास मौजूद था। बल्कि एक बार तो वह थाने में खड़े हुए भी पुलिस द्वारा नहीं पहुंचाने गए। यह घटना कानपुर में एक बड़े थाने की है। वह एक दिन अपने कुछ साथियों सहित उस थाने में अचानक ही जाग उठे। वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़वाने के लिए एक बड़ी धनराशि पुरस्कार में देने की घोषणा की गई थी। चंद्रशेखर व उनके साथी उसी पोस्टर को बड़े इत्मीनान से एक अनजान देहाती की तरह पढ़ने लगे। वही पुलिस के एक बड़े अधिकारी भी खड़े थे, जिन्हें एक हेड कांस्टेबल ने लंबा सलाम मारा था। चंद्रशेखर ने इसी पुलिस अधिकारी को उल्लू बनाने के लिए अपने एक साथी से कहा, यार क्यों न किसी पुलिस अफसर के पास चले और कुछ जानकारी लेकर इसे पकड़वाए।
कम से कम मूंगफली के धंधे में जो 3,000 का घाटा हुआ है वह तो किसी तरह पूरा हो जितनी संजीदगी से चंद्रशेखर आज़ाद ने यह बात कही थी उतनी ही गंभीरता से उनके साथी ने कहा, और अगर लाला, उसने भनक पड़ते ही गोली मार दी तो? इतना सुनकर वह पुलिस अधिकारी बोला, अरे लाला जी, यही तो दिक्कत है। यह बात न होती तो पुलिस अब तक कभी की उस पर हाथ डाल चुकी होती। पुलिस पर अपनी भलमनसाहत और सादगी की धाक जमाने के लिए चंद्रशेखर व उनके साथी थाने के ही भीतर बड़े आंगन में कुएं पर जा पहुंचे। वहां सबने बाल्टी से खींचकर पानी भरा और प्यास बुझाई। इसके बाद सब साथी शांत भाव से बाहर आ गए। इसी तरह पुलिस के सीआईडी इंस्पेक्टर पंडित शंभुनाथ, सब इंस्पेक्टर सीआईडी पंडित अयोध्या प्रसाद पाठक और एक अन्य सब इंस्पेक्टर पंडित टोकाराम से उनका आमना सामना तब हुआ जब वह एक दिन एबी रोड से चलकर अस्पताल की दीवार के साथ साथ श्री पूर्णचंद्र सनक के बातें करते चले जा रहे थे। दाईं और ये दोनों थे और बाईं और पुलिस सीआईडी के अफसर। श्री पूर्णचंद्र सनक को पुलिस जानती थी, अपना जासूस मानती थी, जबकि वह क्रांति दल के लिए जासूसी करते थे। इसलिए पुलिस उन्हें आवाज़ देकर बुला सकती थी, पर वे लोग अपनी बातचीत में व्यस्त थे, इन्हें आवाज़ नहीं दी। पर इस घटना से भी यही बात उभर कर सामने आती है कि पुलिस के पास आज़ाद का ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि वह उन्हें पहचान कर पकड़ सकती। ऐसा ही एक किस्सा और यह भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने झांसी प्रवास के दौरान पुलिस के ही एक एसपी के यहाँ मोटर ड्राइवर की नौकरी कर ली थी। चंद्रशेखर ने वहाँ अपना नाम शंकर ही बताया था। आज़ाद के कुछ साथियों को इसका पता था, इसलिए वे निशानेबाजी में प्रशिक्षण पाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पास ही बबीना के जंगल में जाया करते थे। लेकिन एक दिन एसपी साहब पर यह रहस्य खुल गया, पर इससे पहले कि वह आज़ाद की आज़ादी खत्म करते, उनके कान में इसकी भनक पड़ गई और वह बड़ी सफाई से एसपी के रिकॉर्ड में से अपना फोटो गायब करके वहां से चलते बने।